नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके। जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदू समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार होता है और एक ही स्त्री या एक ही पुरुष आपका जीवन साथी होना चाहिए, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यताएं रही हैं। पर बात जब आती है जनजातियों में विवाह की, तो वहाँ पे विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं होता है, ना ही वो जीवन पर्यंत चलाने वाला नाता होता है। इस कारण उनमें जीवन साथी चुनने की अनेक रीतियाँ पाई जाती हैं। तो आज हम जनजातियों में जितने प्रकार के विवाह हैं और किन किन जनजातियों में ये विवाह पाए जाते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके या विधियां या रीतियों के आधार पे 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिसमें से पहला है परिवीक्षा विवाह, प्रोबेशनरी मैरिज। दूसरा है हरण विवाह, मैरिज बाय कैप्चर। परीक्षा विवाह, मैरिज बाय ट्रायल। क्रय विवाह, मैरिज बाय परचेज। सेवा विवाह, मैरिज बाय सर्विस। विनिमय विवाह, मैरिज बाय एक्सचेंज। सहमति और सहपलायन विवाह, मैरिज बाय एलॉपमेंट। और सबसे अंत में हठ विवाह, मैरिज बाय इंट्रूशन। आइए इन सारे विवाह के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो पहला जो है वो है परिवीक्षा विवाह। इसमें क्या होता है कि स्त्री और पुरुष को विवाह से पूर्व एक दूसरे को भली भांति समझने का मौका दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न टाइम में क्या है, लिव इन रिलेशनशिप चल रहे हैं। उसमें क्या होता है, गर्ल एंड बॉय एक साथ एक प्लेस पे रहते हैं और वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, पूरी लाइफ मैं इसके साथ बिता सकती हूँ। तो ठीक उसी तरह जनजातियों में क्या होता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें अलाउ करते हैं कि आप दोनों जाओ, एक साथ रहो, एक दूसरे को समझो, देखो कि क्या आप पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ बिता सकते हो। अगर उस दौरान उन्हें ये लगता है कि हाँ, हम इस पर्सन के साथ अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हैं, ये मुझे समझता है, ये पर्सन मेरे लिए सबसे सही है, तो उसकी शादी उसकी फैमिली वाले पूरे विधि विधान से, जैसे कि वहाँ पे जनजातियों में विवाह होता है, उस तरह करा देते हैं। पर अगर उन्हें लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको इसी पर्सन के साथ शादी करनी है, आप अलग हो सकते हो। तो ये होता है प्रोबेशनरी मैरिज, परिवीक्षा विवाह। बात करते हैं हरण विवाह की। इसमें क्या होगा कि वर कन्या को उसके माता पिता के इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उठा ले जाकर विवाह कर लेगा। मतलब अगर मुझे लड़की पसंद है तो उसके फैमिली वाले अलाउ करे ना करे, मैंने उठा लिया, मेरी शादी हो गई, दैट्स इट। जैसे प्राचीन टाइम में ये होता था कि अपनी लड़कियों को बचा के रखना है क्योंकि उनकी किडनैपिंग हो जाएगी, तो फिर हो गया उनका विवाह। पर अब क्या है कि बहुत पिछड़े या बीहड़ इलाके जहाँ पे होंगे, वहाँ पे ये विवाह चलता होगा, जनजातियों में भी। नहीं तो जो डेवलप इलाके हो गए हैं, वहाँ पे ये सिर्फ एक नाटकीय प्रक्रिया हो गई है, वास्तविक तौर पे हरण नहीं कोई करता है। तो ये सेकेंड टाइप है जनजातियों में जीवन साथी चुनने का। और बात करते हैं परीक्षा विवाह की। तो इसमें क्या होता है कि परीक्षा ली जाती है। तो परीक्षा किसकी ली जाएगी? नव युवक के साहस और शक्ति की परीक्षा। और ये जो है, इस तरह का विवाह मुख्यतः गुजरात के भील जनजातियों में देखा जाता है। जैसे कि वहाँ पे होली पे एक नृत्य होता है, गोल गधेड़ो नामक। अब इस नृत्य में क्या होता है, लोक नृत्य में, इसमें एक नारियल का पेड़ होता है, ठीक है। उस नारियल के पेड़ पे गुड़ और नारियल बंधे होते हैं और इस पेड़ के बाहर 2 घेरे होते हैं। इस पहले घेरे में अविवाहित लड़कियां डांस कर रही होती हैं और जो थोड़ा सा दूर का दूसरा घेरा होता है, इसमें क्या है, अविवाहित लड़के डांस कर रहे होते हैं। उत्सव है तो डांस होगा ही। तो इस पेड़ पे ये जो गुड़ और नारियल बंधा होता है, इस बाहरी घेरे के लड़कों में से जो भी अपनी पूरी शक्ति लगा के इस गुड़ और नारियल को लेके आ जाता है, वो इस अंदर वाले घेरे में से किसी भी लड़की को बोल सकता है कि मुझे इससे शादी करनी है, तो उससे उसका विवाह हो जाएगा। पर ये बहुत इजी नहीं होता है कि वो बाहर के घेरे से ऐसे अचानक से गए और मिल गया उन्हें। नहीं, अंदर वाले घेरे में जो लड़कियां होती हैं वो उन्हें जाने से रोकती हैं, मारेंगी, पीटेंगी, नोचेंगी, जो भी तरीका वो यूज कर सकती हैं कि उसे अंदर ना जाने दिया जाए, उस पेड़ पे ना चढ़ने दिया जाए। तो इसमें ये देखना होता है कि लड़के में कितना साहस है या कितनी शक्ति है कि वो इन सब कुछ को झेलने के बाद भी पेड़ पे चढ़ा और वो अपना नारियल और गुड़ प्राप्त करके ले आया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि विवाह करने के लिए साहस और शक्ति की परीक्षा की आवश्यकता ही क्यों है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि जनजातियों का जीवन बहुत कठोर होता है। तो जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, उनके साथ उनका जीवन निर्वाह काफी सरल होगा। नेक्स्ट मैरिज का टाइप है क्रय विवाह, मैरिज बाय परचेज। इस विवाह में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि देखो, इसमें वधु मूल्य विवाह का आवश्यक अंग होता है और
किसी भी पुरुष को अगर किसी स्त्री से या किसी लड़की से विवाह करना है तो उसको प्राप्त करने के लिए उसे लड़की के माता पिता को कुछ धनराशि वधु मूल्य के रूप में देनी होती है। जैसे कि आप मार्केट में जा रहे हो, कोई चीज़ परचेज करनी है या कोई चीज़ खरीदना है आपको, तो आप उसे पैसे दोगे तभी ना वो चीज़ आपको मिलेगी। तो उसी तरह इन जनजातियों में क्या होता था कि उन्हें अगर कोई लड़की चाहिए शादी करनी है तो उस लड़की से विवाह करने की शर्त क्या होती थी कि आपको उसकी फैमिली वाली को कुछ पैसे या कुछ धनराशि वधु मूल्य के रूप में देनी होती है। पर टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, तो ये जो चीज़ है या ये जो रीति रिवाज है वधु मूल्य, वो कहीं कहीं पे वास्तविक तौर पे तो है, पर ज़्यादा जगहों पे ये औपचारिक तौर पे रह गया है, क्योंकि लड़कियां कोई सामान या वस्तु नहीं है जिसे आप खरीदो या बेचो। रही बात किन किन जनजातियों में ये विवाह पाया जाता है, तो देख लो आप, नागा, संथाल, हो, ओरवा, गोंड, खरिया, भील इत्यादि। नेक्स्ट विवाह है सेवा विवाह। देखो, वधु मूल्य जो होता है वो स्त्री से विवाह करने के लिए उसकी फैमिली को दिए जाने वाली धनराशि या पैसे हैं। तो जिसके पास ये पैसे हैं वो तो दे देगा, ठीक है, बट जरूरी तो नहीं कि सबके पास ही पैसे हों। तो जिनके पास पैसे या जिनके पास वधु मूल्य चुकाने की स्थिति नहीं होती है, तो उस स्थिति में वो क्या करता है पुरुष, कि भावी ससुर के घर अर्थात कन्या के पिता उनके घर में रह के वो अपने ससुर की सेवा करता है। और वो तब तक सेवा करता है जब तक कि वो लड़की के पिता को यानी अपने ससुर को, होने वाले ससुर को खुश ना कर ले। जब वो संतुष्ट हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आई एम ओके विद योर मैरिज, तो फिर उनकी शादी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि लड़के को सेवा करनी होती है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ है, सेवा विवाह, मैरिज बाय सर्विस। देखो, ये जो तरीका है विवाह करने का, ये गोंड जनजाति में और बेंगा जनजाति में पाई जाती है, बट इनके नाम अलग अलग हैं। गोंड जनजाति में इसे लामा नई और बेंगा जनजाति में इसे लामसेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है विनिमय विवाह, मैरिज बाय एक्सचेंज। एक्सचेंज किसका होगा, दो परिवारों में भाई बहन का। फॉर एग्जाम्पल, ये फैमिली है एक और एक फैमिली ये है। इस फैमिली के लड़के को अगर शादी करनी है इस लड़की से, तो जब ये जाएगा इनके पास और बोलेगा कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, तो उसे एक वधु मूल्य देना पड़ेगा। पर उसकी जगह पे इन्होंने क्या तरीका ढूंढ लिया कि वधु मूल्य की जगह मैं अपनी बहन भी देने को तैयार हूँ, बस आपके यहाँ भाई होना चाहिए, कोई एक लड़का होना चाहिए। तो अगर लड़का है तो वेरी गुड, इस लड़की की शादी इस भाई से और इस लड़की की शादी इस भाई से, यानी इस लड़के से। आपस में भाई बहनों की शादी हो जाती है। और इसी वजह से एक ही लड़का बहनोई और साला दोनों ही रिश्ते में आ जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है सहमति या सहपलायन विवाह। सिंपली इसको प्रेम विवाह या लव मैरिज भी बोल सकते हैं। सहमति यानी ये लड़का हो गया, ये लड़की हो गई, इन दोनों की सहमति है। बड़े बुजुर्ग, समाज, फैमिली के अदर सदस्य क्या कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये दोनों राजी हैं, तो शादी हो गई। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। नेक्स्ट टाइप है हठ विवाह। इसमें हठ करती है लड़की। देखो, हर विवाह में, जनजातियों में जितने भी प्रकार के विवाह हैं, उसमें क्या है, इम्पोर्टेंट है लड़का। उसे अगर पसंद है तो वो ये करे, उसे अगर चाहिए तो ये करे। पर हठ विवाह एक ऐसा विवाह है, इसमें अगर किसी लड़की को इच्छा है किसी लड़के से शादी करने की, तो वो क्या करेगी, डायरेक्ट उसके घर में घुस जाती है और जबरदस्ती रहने लगती है। तब तक रहेगी जब तक कि उसकी फैमिली यानी कि लड़के की फैमिली उसे ये ना बोले कि हाँ तुम इस घर की पुत्रवधू हो। तो ये लड़की की जिद होती है कि उसे इसी घर की बहू बनना है। और ये किन किन जनजातियों में पाया जाता है, हो, ओरवा, कमार, मुंडा। 8 प्रकार हो गए आपके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।